हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 12। तो लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 280 से 284 किया था। तो लास्ट क्लास में हमने वित्त आयोग को कवर किया था, बेसिकली आर्टिकल 280 में। आज हम करेंगे जो भी भाग 12 के बचे हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं, सबको कंप्लीट। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि भाग 12 बेशक आपको लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल्स जब देखते हो तो मैराथन देखते हो या क्लासेस देखते हो, तो भाग 12 का ज़िक्र इतना ज़्यादा किया नहीं जाता। सिर्फ़ 2 सेक्शन या 2 आर्टिकल्स पर वो बात करते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 280 और 300 ए। इसके बीच के आर्टिकल्स को स्किप कर जाते हैं। लेकिन ये आर्टिकल्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब वित्तीय संबंध की बात होती है राज्य और संघ की। और आपको पता है, इकोनॉमी जो है वो बेसिस होता है किसी भी संबंध के लिए, है ना? तो अगर आप सब्जेक्टिव भी टैकल करोगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है ये सारे आर्टिकल्स। इवन अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछे जाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं कि किस तरह का संबंध है, अगर ये स्थिति सामने आ जाती है तो किस तरह से राज्य या संघ सरकार बिहेव करेगी, और अगर इन दोनों के बीच में कोई असमंजस की स्थिति आ जाती है तो राष्ट्रपति के क्या कर्तव्य है। तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आप इन आर्टिकल्स को अच्छे से करेंगे, है ना? और भी कुछ नहीं तो एलिमिनेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं ये सारे आर्टिकल्स कवर करने, कि जब ये आर्टिकल्स का नाम आ जाता है तो अगर आपको पहले से पता है कि ये आर्टिकल्स तो इस स्फेयर में या इस एरिया से संबंधित है, तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना? तो आप इनको यूजलेस मत समझना। मैं एक एक आर्टिकल इसीलिए करा रही हूँ कि आपको पता रहे, और अगर आप सच में एक लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हो और आप सिर्फ एक एग्जाम के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहते हो, कई एग्जाम आपने देखने हैं स्पेशली पीसीएस के, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सभी आर्टिकल्स को आप एक ही बार में कर लो ना। बार-बार में बीच-बीच में जब आप एक एग्ज़ाम दे देते हो, फिर आपको समझ में आता है कि अरे यार! काश मैं ये भी कर लेता, वो भी कर लेता। इससे बढ़िया आप पीसीएस यानी कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले किसी भी स्टेट का भी या यूपीएससी का भी, उससे पहले आप अपने आप को 1 डेढ़ साल तो कम से कम दो कि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरो। ठीक है? तो पॉलिटी इसी तरह का सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हो, इसमें फुल मार्क्स चाहिए आपको, तो पूरा का पूरा संविधान आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आर्टिकल 285। तो गाइस 285 बात करता है संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट प्रदान करने के बारे में, ठीक है? तो ये 285 एक में बेसिकली मेंशन है कि जो संघ की संपत्ति है, जो कि राज्य में सिचुएटेड है, ठीक है? तो राज्य है वहाँ पर उस पर कर नहीं लगा सकता, तो राज्य कराधान से छूट प्रदान करेगा, ठीक है? यानी संसद अगर कोई कानून नहीं बनाता है, प्रावधान नहीं करता है उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, तब तक राज्य के एरिया में जो भी संघ की संपत्ति होगी, उस पर राज्य कोई कर नहीं लगा सकेगा, ठीक है? और अगर प्रावधान कर देता है हटाने या बदलने का, तब सिचुएशन अलग होगी, ठीक है? आर्टिकल 285 2 ऐतिहासिक करों की अनुमति तो देता है, ठीक है? ऐतिहासिक कर क्या होता है? जो संविधान लागू होने से पहले वाले जितने भी कर राज्य द्वारा संघ पर लगाए गए हैं, उन पर सारी अनुमति है राज्य को, ठीक है? जब तक कि संसद कोई कानून ना बना दे उन पर भी। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि राज्य संपत्ति पर कर नहीं लगाएगा संघ की, कब तक? जब तक कि कोई संसद प्रावधान ना कर दे, जब तक कि कोई कानून पास ना कर दे। इसी तरह से ऐतिहासिक करों की अनुमति देता है राज्यों को कि राज्य चाहे संघ की संपत्ति हो या कोई और संपत्ति हो, उन पर कर लगा सकता है, लेकिन तभी तक जब तक कि संसद कोई कानून ना बना दे, ठीक है? यानी संविधान लागू होने से पहले वाली जो सिचुएशन है, उन पर ही ऐतिहासिक करों की अनुमति। ऐतिहासिक का मतलब भी आप समझ ही गए हो कि संविधान लागू होने से पहले वाले जितने भी कर लगाए जाते थे राज्य द्वारा संघ की संपत्ति पर, वो अनुमति है, लेकिन तब वो अनुमति खत्म हो जाती है अगर संसद उन पर कोई कानून बना देती है या कोई प्रावधान कर देती है उनको हटाने या बदलने का, ठीक है? इसका उद्देश्य बेसिकली यही है कि केंद्र सरकार की जो वित्तीय संप्रभुता है, उसकी रक्षा की जा सके, कि भी राज्य और केंद्र जो है मिलकर एक यूनिट बनाते हैं ना, तो उस यूनिट को बनाए रखे जाने के लिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार को संप्रभु या एक तरह से मजबूत या शक्तिशाली बनाया जा सके, तभी वो एकता बनी रहेगी ना। क्योंकि जो बाहर से जो प्रोजेक्शन है हमारे इंडियन स्टेट का, वो तो केंद्र सरकार द्वारा होता है। तो वित्तीय संप्रभुता की रक्षा करने या राज्य केंद्र की संपत्तियों पर वित्तीय भार ना डाले, इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आर्टिकल 285 बनाया गया। बात ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर तनातनी होगी वित्तीय चीज़ों को लेकर, तो देश की एकता पर एक तरह से सुराग हो जाएगा, है ना? देश की एकता में, तो जो कि खतरनाक हो सकता है देश के लिए। तो इसलिए आर्टिकल 285 ये मेंशन करता है कि किस स्थिति में राज्य कर लगा सकता है और किस स्थिति में कर नहीं लगा सकता। यानी कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट है, पारदर्शी है। अब है आर्टिकल 286। आर्टिकल 286 माल की बिक्री व खरीद पर कर लगाने के संबंध में राज्यों पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि वह राज्य से अगर बाहर होता है कोई भी सामान,
ठीक है? अगर राज्य के बाहर है कोई भी सामान तो उस सामान पर बिक्री व खरीद कर नहीं लगा सकता राज्य, ठीक है? भारतीय क्षेत्र में आयात न निर्यात के दौरान जो सामान आता जाता है, उस पर भी राज्य जो है वो कर नहीं लगा सकता। यानी कि जो आयातित होकर आया है जो सामान या निर्यात होने वाला है, उस पर भी राज्यों पर प्रतिबंध है। जब जीएसटी का कानून बना था, उसके बाद बिक्री या खरीद जो शब्द है, इसको बदल कर आपूर्ति शब्द में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि संशोधन हुआ बिक्री या खरीद शब्द पर, ठीक है? आपूर्ति यानी अ, है तो ये बिक्री या खरीद के बारे में, लेकिन ये जो शब्द है, वो सिर्फ बदल दिया गया, ठीक है? अंतर्राज्यीय आपूर्ति कर पर कर लगाने से रोकता है, यानी अंतर्राज्यीय यानी 2 राज्यों के बीच में जो आपूर्ति होती है सामान की या किसी भी सेवा की, तो उस पर कर लगाने पर प्रतिबंध है राज्यों पर, ठीक है? तो ये बात करता है आर्टिकल 286। तो बेसिकली आपको इसमें याद रखना है कि जो राज्य है, वो हर जगह पे कर नहीं लगा सकता। जो राज्य के क्षेत्र के अंदर है, वहीं पर कर लग सकता है। राज्य के बाहर नहीं लग सकता। राज्य के अंदर भारतीय क्षेत्र भई भारतीय क्षेत्र में वो राज्य भी आ गया ना स्पेसिफिक, लेकिन अगर वहाँ से जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल तमिलनाडु का दिया जाए, तो चेन्नई के पोर्ट से कोई सामान आयात हो रहा है या वहाँ से निर्यात हो रहा है, तो उस दौरान भी वो कर नहीं लगा सकते हैं तमिलनाडु की सरकार, ठीक है? क्योंकि भारतीय क्षेत्र हो गया और आयात और निर्यात से संबंधित हो गया। इसके अलावा जो जीएसटी के बाद जो आपूर्ति शब्द जो मेंशन हुआ है खरीद और बिक्री के स्थान पर, उसका अर्थ लिया गया है कि अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कर नहीं लगा सकता राज्य, ठीक है? अंतर्राज्यीय यानी कि 2 राज्य के बीच में अगर कोई आपूर्ति हो रही है, तो वहाँ पर राज्य स्पेसिफिक जो राज्य है जिसके अंदर से निकला है वो सामान, तो वो कर नहीं लगा सकता, ठीक है? ये जो संशोधन हुआ है वो जीएसटी का जो बिल पास हुआ है उसके बाद से है, ओके? तो एक तरह से बातचीत यही की गई है कि संसद का सिद्धांत सर्वोपरि है, कानून द्वारा तय होगा, ओनली संसद ऐसा कर लगा सकती है कि किसी भी यानी अगर वो राज्य को किसी राज्य को स्पेसिफिक अधिकार देना चाहती है, तो संसद कोई कानून पास करेगी, तभी राज्यों को अधिकार मिलेगा, अदरवाइज़ राज्यों का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? ये आर्टिकल 286 में मेंशन है। बेसिकली इसके पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है? मुक्त और निर्बाध व्यापार हो सके, है ना? अगर हर आयात और निर्यात पर और राज्य अपने अंदर आने वाले सामान पर अपने राज्य से बाहर जाने वाले सामान पर कर लगाने लग गया या अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कर लगाने लग गया, तो इससे क्या होगा? बाधा होगी। तो 2 राज्य जैसे हरियाणा में कुछ और कर लग रहा है, तमिलनाडु में कुछ और लग रहा है उसी सामान पर, जबकि वो वहाँ पर आपूर्ति भी नहीं हुई है, यानी कि बिक्री भी नहीं हुई है उसकी, ना खरीद हुई है, फिर भी कर लगा के वो जा रहा है, तो वो सामान महँगा हो जाएगा। और जो स्पेसिफिक राज्य से निकलने वाली चीज़ है, जैसे कि आपको पता है जीआई टैग्स भी मिलते हैं, है ना? वो यानी कि उस पर्टिकुलर जगह से उत्पन्न होती है वो वस्तु, तो अगर उस पर इस तरह से टैक्स जैसे कि जीरा की बात की जाए, जीरा जो है वो बेसिकली गुजरात और राजस्थान का प्रोडक्ट है। तो अगर उस प्रोडक्ट पर इधर से जब पास होकर हरियाणा से निकल कर वो दिल्ली की मंडियों में आएगा, तो हरियाणा भी अगर उसके ऊपर कर लगा देगी, तो वो जीरा और ज़्यादा महँगा हो जाएगा, है ना? तो इन चीज़ों से मुक्ति के लिए आर्टिकल 286 लगाया गया, आर्टिकल 286 लाया गया संविधान में कि राज्य जो है केंद्र की यूनिट्स हैं, ठीक है? तो हमारा देश एक ही है, तो ऐसा ना हो कि विद इन नेशन या विद इन कंट्री कई सारे नेशन बन जाए या कई तरह की कंट्रीज़ बन जाए। जो स्टेट है वो बिहेव करने लग जाए अलग कंट्रीज़ की तरह ही, है ना? हर जगह अगर इस तरह के कर लगाने लगे तो एक अलग ही यानी कि हमारा जो देश है उसके अंदर जो 28 स्टेट है वो अलग देशों की तरह बिहेव करेंगे ना अगर वो अलग-अलग तरह से कर लगाएँगे तो, निकलने पर अपने बॉर्डर से। तो इस चीज़ से बचने के लिए और देश को एक धागे में पिरोने के लिए ज़रूरी था कि बाधाओं को रोका जाए और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाए और देश के अंदर तरक्की और आर्थिक विकास लाया जा सके, इसलिए आर्टिकल 286 लाया गया, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 287 की। आर्टिकल 287 बिजली पर करों से छूट की बात करता है, ठीक है? तो बिजली पर यानी कि केंद्र की बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारे कृत जो क्षेत्र है केंद्र के राज्यों के अंदर होते हैं, है ना? तो उनमें बिजली की एक तरह से जो बिजली की आवक है या बिजली के कनेक्शंस हैं, है ना? वो होते हैं जो केंद्रीय इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, केंद्रीय इंस्टीट्यूशंस। तो केंद्रीय इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बिजली के कनेक्शन उनके लिए चाहिए होते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि केंद्र को किसी प्रकार का इस तरह का एक ज़्यादा खर्च ना उठाना पड़े, तो इसलिए जो रेलवे पर करों में छूट है वो भी दी गई है, वो भी केंद्रीय एक तरह का जो रेलवे है केंद्रीय पीएसयू की तरह ही है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिटी है एक तरह की। तो हालाँकि संसद बदलाव कर सकती है, आपको हर एक आर्टिकल में ये मेंशन ज़रूर मिलेगा कि संसद बदलाव कर सकती है, अगर संसद चाहे तो कानून बदल सकती है, उसको हटा भी सकती है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है 287 बेसिकली बिजली और रेलवे पर करों में छूट की बात करती है और वो भी सिर्फ़ बिजली से रिगार्डिंग, ठीक है? तो बिजली
आपको ध्यान रखना है कीवर्ड है बिजली, कि केंद्र को एक तरह से छूट मिलती है राज्यों में जो भी बिजली है और रेलवे को भी करों में छूट मिलती है। कर की छूट हो रही है, बिजली के बिल की छूट नहीं हो रही है, आपको ध्यान रखना है कर में छूट हो रही है, ठीक है? बिजली का जो उत्पादन होता है, उसके बाद बिजली की जो सप्लाई होती है और जो भी संस्थान है उस बिजली को अवेल करता है, खर्च करता है, उस पर जो बिल आता है, उस पर छूट नहीं है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, ये नहीं है कि बिल्कुल फ्री है केंद्र के लिए, केंद्र के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी उनके सेंटर्स हैं केंद्र के, तो इसका मतलब वहाँ पर बिजली कितनी भी वो खपत करे और उनको कोई बिल पे नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है दिमाग में। सिर्फ़ वहाँ टैक्सेस नहीं लगेंगे जो कि राज्य की जेब में जाते हैं, वो टैक्सेस राज्य नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो केंद्र के इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है? उसके बाद बात आती है आर्टिकल 288। आर्टिकल 288 जल और बिजली पर राज्य सरकार के कराधान से छूट। यहाँ पर सिर्फ़ बिजली की बात हो रही है और 288 में जल और बिजली दोनों की हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कई बार आप जब इस तरह कई बार दिमाग में रहता हो ना कि यार ये तो कितना भी यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, केंद्र सरकार है, जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो ऐसा दिमाग में मत लाना। सिर्फ़ यहाँ पर टैक्सेस से छूट है, जो कि राज्य सरकार लगाती है, जैसे कि आपको पता ही है बिजली कर होता है ना? सप्लाई कर होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ लगा सकती है राज्य सरकार, ठीक है? अब आर्टिकल 200 289 ठीक है? 89 ठीक है? 289 ये राज्य की संपत्ति व आय को केंद्र सरकार के करों से छूट है। तो अब बहुत सारे जो राज्य हैं, उनकी भी संपत्ति और आय है, उनको भी केंद्र सरकार के जो कर है, उससे छूट होती है, ठीक है? यहाँ पर भी संसद को बदलाव का अधिकार होता है। जैसे कि मान लो एक एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ तो कि तमिलनाडु अ, का जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है? जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मैं उसकी बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है तमिलनाडु का अगर हम उसकी बात करें, तो इससे जो होने वाली जो इनकम है, ठीक है? तो हालाँकि इनकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत हो जाए या जो भी इसकी सर्विसेज़ है, ठीक है? जो भी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है, तो इस पर जो केंद्र सरकार के जो टैक्सेज़ हैं, वो नहीं लगेंगे यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर के काम है, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी संपत्ति है या आय है, जो कि पब्लिक सेक्टर में ही काम हो रहा है यहाँ पर, यानी कि एक तरह से तमिलनाडु राज्य सरकार खुद भी अवेल नहीं कर रही है वहाँ से कोई टैक्स, कोई वसूली, ठीक है? तो क्योंकि ये पब्लिक चीज़ हो गई है, ठीक है? सस्ता करना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। तो एम क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन सर्विस अच्छी देनी, ठीक है? नो प्रॉफिट नो लॉस लेकिन सर्विस बढ़िया देनी और लोगों को इसके लिए तैयार करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि सस्ती चीज़ें दें, है ना? तो सस्ता ट्रांसपोर्ट देने के चक्कर में बहुत सारे जो टैक्सेज़ है वो नहीं लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती कि आप केंद्र सरकार का कोई टैक्स लगेगा यहाँ पर। जो भी आपकी आय होगी या जो इनकम होगी, तो ये जो भी प्रॉफ़िट कमा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से, तो वो हमें दीजिए। नहीं, ये उसी की सुविधा के लिए अलग और बसेज़ ला सकती है उसी प्रॉफ़िट से, ठीक है? तो इस तरह के जो कर है वहाँ केंद्र सरकार के करों से छूट मिल जाती है राज्य की सरकार को, ठीक है? इसके अलावा संसद को तो है ही बदलाव या हटाने का अधिकार, ठीक है? आई होप अब आपको विद एग्ज़ाम्पल समझ आ गया होगा। अब है आर्टिकल 290 आर्टिकल 290 बात करता है पेंशन में कुछ खर्च कि भई ये कुछ खर्च मतलब सारा नहीं, कुछ खर्च इसके अंदर शामिल है, पेंशन इत्यादि, ठीक है? उससे रिलेटेड कि वह कैसे होगा? ये बेसिकली जो पेंशन में कुछ खर्च ये कहाँ से आएगा? ये पैसा कहाँ से आएगा? ये समायोजन है दोनों तरह की सरकारों का, भारतीय सरकार यानी कि केंद्र सरकार, ठीक है? और राज्य सरकार, भारतीय और राज्य सरकार दोनों का ये एक तरह से व्यय है ये या दोनों का कर्तव्य है इस खर्च को वहन करने का। राज्य संचित निधि पर भारित होगा या भारतीय संचित निधि पर। इन दोनों का जो वितरण है या इन दोनों का जो एक तरह से बँटवारा है इस चीज़ का, डिस्ट्रीब्यूशन का कि कहाँ पर कितना किसको करना है, ये जो नियुक्ति है, ये सीजीआई करेंगे। अगर ऑलरेडी ये डिफरेंशिएट नहीं है, बँटवारा नहीं हो रखा कि किस खर्च को कौन कितना वहन करेगा, तो सीजीआई को ये अधिकार है कि वो किसी मध्यस्थ को नियुक्त कर सकता है और वो निर्धारण कर देंगे कि भई इनके बीच में जो करार है, वो नहीं है, आप करार कराने में इनकी सहायता कर दीजिए, ठीक है? ऑलरेडी करार है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो अच्छी बात है, नहीं है तो सीजीआई नियुक्त कर देंगे किसी भी मध्यस्थ को, ठीक है? तो पेंशन से रिलेटेड और कुछ खर्च से रिलेटेड खर्च की बात होती है इन दोनों के मध्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बेसिकली, इसीलिए राज्य संचित निधि और भारतीय संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है? अगर संविधान में ऑलरेडी मेंशन है, तो अच्छी ही बात है, अगर नहीं है तब सीजीआई आ जाते हैं, ठीक है? आर्टिकल 291 बात करता है कि ये भारतीय शासक के प्रीवी पर्स तो आपको पता ही होगा कि कर मुक्त राशि होती थी, जो सरकार पेंशन देती थी ना किनको? भारतीय शासकों को, ठीक है? ये पेंशन देती थी इनके वंशजों को।
इनके जो वंशज थे भारतीय शासक, आपको पता ही है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी रियासतें थी, देशी रियासतें। तो उन्होंने हमारे देश के अंदर यानी कि भारत में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। उसमें एक मोटी पेंशन थी, ठीक है? मोटी पेंशन। और जब इंदिरा गांधी आई थी तो उन्होंने प्रिवी पर्स को 1969 में ख़त्म कर दिया था, ठीक है? तो जब यहाँ पे ख़त्म किया तो 1971 में 26वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। ये 1969 में शुरुआत हुई और 1971 में 26वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और उससे ये जो सुविधा थी भारतीय शासकों को पेंशन मिलने की यानी कि प्रिवी पर्स रखने की, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। हालाँकि जो अभी जो ये आर्टिकल है वो रद्द कर दिया गया है क्योंकि ये उसी से रिलेटेड था, प्रिवी पर्स से संबंधित था, ठीक है? और ख़त्म कब हो गया ये? 1971 में। अनुच्छेद 291 व 662 को भी निरस्त कर दिया गया है क्योंकि वो भी देखो 291 तो यही है, आगे जब हम पढ़ेंगे 362 ये भी प्रीवी पर्स के बारे में ही है, तो इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया अभी, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 292। अच्छा हाँ, यहाँ पे प्रीवी पर्स क्या है, इसकी जो डेफिनेशन क्या है, वो यहाँ पर मैंने मेंशन जो ग्रीन कलर में की है, तो ये आप लिख सकते हो अगर आपको कहीं पर आ जाता है। कई बार आया ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कि प्रीवी पर्स या प्रीवी पर्स जो परियोजना थी, जो कि भारत सरकार ने या जो सरदार पटेल ने जो देशी रियासतों के नवाब या शासक थे, उनके समक्ष रखी थी, वो क्या थी, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 292। आर्टिकल 292 बात करता है केंद्र सरकार को भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर उधार लेने की अनुमति। यानी कि देखिए एक साख होती है, प्रतिभूति यानी कि साख, कि भाई कितना उसके पास एक तरह से कोलैटरल कह सकते हैं, कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है कोई वस्तु रख दी जाए उसके बदले में, ठीक है? जैसे आप लोन लेते हो, तो लोन के अगेंस्ट आपको कोई वस्तु आपकी यानी कि ज़मीन या सोना, ठीक है? तो वो कोलैटरल होता है। तो लोन के अगेंस्ट जो चीज़ आप रखते हो, एक तरह से गिरवी रखते हो, ठीक है? उसको कहते हैं कोलैटरल। तो प्रतिभूति एक तरह से ये कोलैटरल ही है। यहाँ लेकिन इसके समक्ष नहीं रखा जाता, सिर्फ़ उसकी साख को समक्ष रखा जाता है, ठीक है? तो केंद्र सरकार को भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर उधार लेने की अनुमति देता है आर्टिकल 292। क्यों देता है? क्योंकि वित्तीय ज़रूरत होती है ना भारतीय सरकार को भी बाहर से इसी आर्टिकल के अंतर्गत वो वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, ठीक है? या और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो भी कर्ज़ देता है, तो वहाँ से कर्ज लेने के लिए अनुमति प्रदान करता है आर्टिकल 292। हालाँकि संसद द्वारा अधीन है, कानून बनेगा या कानून द्वारा या संसद पास करेगी इस चीज़ को तभी पॉसिबल होगा केंद्र सरकार के लिए इस तरह का लोन लेना, ठीक है? या उधार लेना, ठीक है? तो उद्देश्य बेसिकली धन जुटाना, आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं देश की, उनको फुलफ़िल करने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं धन से रिलेटेड, वो यहाँ से अवेल किया जा सकता है, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 293 की। आर्टिकल 293 बात करता है राज्यों द्वारा उधार लेने की शक्ति से संबंधित। तो राज्य अभी 292 बात करते हैं कि केंद्र सरकार उधार ले सकती है। केंद्र सरकार कहाँ से लेगी? बाहर से लेगी ज़्यादातर तो। वो देश के अंदर भी ले सकती है राज्यों से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देश के बाहर से भी ले सकती है। लेकिन जो राज्य सरकार है वो ज़्यादातर देश के अंदर से लेती है, ठीक है? उधार लेने की शक्ति से संबंधित है ये। तो राज्य संचित निधि की सुरक्षा पर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे राज्य संचित निधि है क्योंकि राज्य सरकार ले रही है। वहाँ पर भारतीय संचित निधि पर है क्योंकि वो केंद्रीय सरकार ले रही है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भी राज्य के भीतर या भारत के भीतर उधार की गारंटी देती है राज्य संचित निधि की, ठीक है? कि कितनी उसकी साख है, कितना उसका एक तरह से उसके अंदर कितना पैसा है या कितना आता है हर साल, कितना वो टैक्सेस से वसूल करती है या कितनी उसकी प्राप्तियाँ हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो यदि केंद्र सरकार का बकाया ऋण है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये एक स्टार डाल सकते हो कि अगर केंद्र सरकार का कोई बकाया ऋण है राज्य पर, तो केंद्र सरकार से पहले अनुमति या सहमति लेनी पड़ेगी और इस तरह से जो केंद्र सरकार है, उसको सहमति दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। अगर दी है तो शर्तें भी लगा सकती है, ठीक है? केंद्र सरकार भी भारतीय संचित निधि पर भारित ऋण राज्यों को दे सकती है। केंद्र सरकार खुद भी दे सकती है और राज्य कहीं और से भी ले सकते हैं, किसी भी प्राइवेट सेटअप से भी ले सकते हैं या बाहर से भी ले सकते हैं, किसी और अन्य देश से भी। लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार जो है अ, उसकी गारंटी हो, उसकी सहमति हो, ठीक है? आर्टिकल 294। आर्टिकल 294 बात करता है राज्य की या केंद्र की संपत्ति और दायित्व अधिकारों के उत्तराधिकार से। उत्तराधिकार यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है? आपको कीवर्ड याद रखना है उत्तराधिकार 294 के लिए। बेसिकली ये बात करता है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले की जो स्थिति थी, तब की बात करता है कि संविधान लागू होने पर संघ व राज्य सरकारें क्रमशः भारतीय डोमिनियन सरकार व गवर्नर के प्रांतों की उत्तराधिकारी होगी। यानी कि जब संविधान बन रहा था, उस वक़्त एक अंतरिम सरकार काम कर रही थी, तो संविधान के अंतर्गत ये मेंशन किया गया आर्टिकल 294 में कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा, तो भारत जो डोमिनियन सरकार है अभी फ़िलहाल और जो गवर्नर के जो प्रांत हैं, उनकी जो उत्तराधिकारी होंगी, तो जो डोमिनियन स्टेट है या डोमिनियन जो गवर्नमेंट है, उस पर तो संघ
और जो प्रांतों या गवर्नर की बात होगी तो राज्य सरकारें इसकी उत्तराधिकारी होंगी, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 295 की। ये बहुत छोटे-छोटे आर्टिकल्स थे तो इसलिए मैंने वो थोड़ी-थोड़ी जगह इनको दी है। तो आर्टिकल 295 बात करता है रियासतों की संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित है। तो ठीक है, रियासतों से बहुत सारी संपत्ति मिली थी तो उसका जो हस्तांतरण है वो आर्टिकल 295 के थ्रू हुआ। अब वो राज्य के पास गई या केंद्र सरकार के पास गई, वो एक अलग तरह के आर्टिकल्स में मेंशन है। लेकिन आपको बस इसमें यही ध्यान रखना है कि रियासतों की जितनी भी संपत्ति थी, उसका जो हस्तांतरण था वो आर्टिकल 295 में था। ठीक है? आर्टिकल 296 राजगामी यानी कि जो राज्य अ, यानी कि एक तरह से राज्य सरकार के पास चली गई या सरकार के पास चली गई। राजगामी मतलब जो गवर्नमेंट के पास चली गई, ठीक है? व्यापक यानी कि जो समाप्त हो गई है या स्वामी विहीन कोई संपत्ति है। तो ऐसी स्थिति में जो इस तरह की जो संपत्तियाँ होंगी, वो राज्य संघ में निहित होंगी। ये आर्टिकल 296 में। यानी कि राजगामी यानी कि जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गई किसी भी तरह से या उन पर अधिकार किसी का खत्म हो गया है या स्वामी विहीन संपत्ति है, तो ऐसी संपत्तियों का जो अधिकार है वो राज्य या संघ में निहित होगा, ठीक है? तो ये निर्धारण कैसे होगा कि एक तो ये कि वो किस स्थान पर है। अगर तमिलनाडु राज्य में है और तमिलनाडु राज्य के क्षेत्राधिकार में आती है, शुरू से वहीं पर है, तो वो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आएगी। लेकिन जैसे यूटी के क्षेत्र में है, ठीक है? तो केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगी वो संपत्ति, ठीक है? और उपयोग किस तरह से होता आया है उसका, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में है, तो पोर्ट का एरिया था, तो पोर्ट जो है वो कौन सँभालता है? केंद्र सरकार सँभालती है। तो वो पूरा जो उपयोग है उसको कौन उपयोगित करेगा? केंद्र सरकार करेगी, तो उनके अधीन आ जाएगी, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 297 की। आर्टिकल 297 बात करता है कि जो हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है? यानी कि एक्सटेंसिव इकोनॉमिक ज़ोन। ये तो आपको पता ही होगा कि हम जब आपने ज्योग्राफी की होगी कि जो देश होता है, जो कोस्टल एरिया होता है उसका, तो जो कोस्टल एरिया होता है, उसके 200 नॉटिकल मील्स तक ईईज़ेड का एरिया होता है ना? महाद्वीपीय शेल्फ भी होती है, यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो भी राज्य क्षेत्र है या कोस्टल एरिया है उसकी जो महाद्वीपीय शेल्फ है या इकोनॉमिक ज़ोन है जो, उसके भीतर जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है? यानी कि 200 नॉटिकल मील के अंदर जो भी भूमि होगी, खनिज होगा, मूल्यवान वस्तुएँ होंगी, ठीक है? जिस पर केंद्र सरकार का ही स्वामित्व होगा, ठीक है? यानी कि जो कोस्टल एरिया से लेकर और ईईज़ेड के बीच का जो एरिया है 200 नॉटिकल मील, उसके बीच में जितनी भी संपत्ति होगी, जो भी भूमि होगी, जो भी खनिज या जो भी मूल्यवान वस्तु होगी या कुछ भी जैसे कि आजकल तो रेयर अर्थ मटेरियल्स का भी ज़िक्र आपने सुना होगा, वो सारी संपत्ति है, उस पर जो स्वामित्व होगा वो केंद्र सरकार का होगा। बेसिकली वो राष्ट्रीय संपत्ति होती है, ठीक है? ये आर्टिकल 297 में मेंशन तो इसी के अधीन होकर जो अर्थ के जो रेयर मटेरियल है, उसको निकालने का जो स्वामित्व है, वो केंद्र सरकार के पास हो जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 298 की। आर्टिकल 298 बात करता है संघ व राज्यों को व्यापार, व्यवसाय व संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित शक्ति प्रदान करता है। यानी कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई है, कोई चीज़ खरीदनी है, रखनी है, बेचनी है या अनुबंध करनी है, तो ये जो शक्ति है, वो प्राप्त होती है उसको आर्टिकल 298 से। किसको? संघ और राज्यों को। तो किसी भी संपत्ति को, किसी भी व्यवसाय को कर सकता है राज्य और केंद्र सरकार और संपत्ति का अधिग्रहण भी कर सकता है, ठीक है? यानी कि किसी और की कोई प्राइवेट संपत्ति है उसका अधिग्रहण या आपस की राज्य की संपत्ति पर केंद्र का अधिग्रहण हो सकता है। तो इससे जो संबंधित शक्ति है या जो नियम कायदे हैं, खरीदना, रखना, बेचना और अनुबंध की जो शक्ति है वो आर्टिकल 298 से प्राप्त होती है, ठीक है? आर्टिकल 299 बात करता है सरकारी अनुबंधों को नियंत्रित करने की, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको नियंत्रित कैसे किया जाए। तो अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो वहाँ पर प्रेज़िडेंट और राज्य की बात करें तो गवर्नर के नाम पर साइन होते हैं, ठीक है? तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किनके नाम पर होंगे? प्रेज़िडेंट या गवर्नर के नाम पर। अगर केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रेज़िडेंट के नाम पर और राज्य के कॉन्ट्रैक्ट्स है तो गवर्नर के नाम पर होंगे। तो ये आर्टिकल 299 में मेंशन है, ठीक है? उसके बाद आर्टिकल 300 आर्टिकल जो 300 है वो भारत सरकार, भारतीय संघ के नाम से और राज्य सरकार की बात करेंगे तो राज्य के नाम से। तो जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जो मुकदमे होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? अ, तमिलनाडु या भारतीय सरकार तो यानी कि भारतीय संघ बनाम तमिलनाडु सरकार, है ना? भारतीय संघ बनाम हरियाणा सरकार, ठीक है? तो इस तरह से होता है, यानी कि ये जो नोमेनक्लेचर है वो यहाँ पर मेंशन है कि किस तरह से होंगे। या तो मुकदमा कर सकते हैं या उस पर मुकदमा हुआ है तो इन्हीं नामों से होगा और अदरवाइज़ कोई और नाम नहीं हो सकता, ठीक है? तो भारतीय संघ ही नाम होगा वर्सेस कोई भी जो राज्य सरकार है उसका नाम होगा, ठीक है? आर्टिकल 300 ए अब ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसके लिए जगह यहाँ पे कम बची हुई थी, मैंने इसी में मेंशन कर दिया, बाकी का मैं आपको डिक्टेट कराऊँगी, आप ध्यान से सुन लीजिए इसके बारे में। देखिए आर्टिकल 300 ए किसी भी व्यक्ति को कानूनी अधिकार देता है संपत्ति का। तो हमारे देश में आपको पता होगा कि जब 1978 में 1978 में किसकी सरकार थी? जनता दल की, ठीक है? जनता दल की सरकार थी और जब 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि जो मुआवज़ा शब्द है, वो डाल दिया गया, ठीक है? यानी कि जो सरकार है, वो अधिग्रहण कर सकती थी
अब क्योंकि उन्होंने जो संपत्ति का अधिकार है, जो कि एक मौलिक अधिकार था, उसको रिमूव कर दिया, ठीक है? 44वें संविधान संशोधन से जो संपत्ति का अधिकार था, जो कि अधिकार था एक मौलिक अधिकार, ठीक है? उसको रिमूव करके 300 ए में डाल दिया और इसको एक मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया। तो संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार हो गया है। ऐसा इसलिए किया गया कि बहुत सारी वेलफेयर की जो स्कीम्स थी, उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत परेशानी आ रही थी सरकार को, तो मुआवज़ा शब्द वो यहाँ पर डाला गया जिससे कि कम्पेन्सेशन मिल सके। क्योंकि इससे पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार था, व्यक्तिगत अधिकार होने की वजह से लोगों की मर्ज़ी थी कि वो अपनी ज़मीन को दे या ना दे। तो अब जब वो रिमूव हो गया मौलिक अधिकार वहाँ से, तो एक तरह से क्या हो गया, मुआवज़ा शब्द डेवलप हो गया और इन्होंने कहा कि हम आपको कॉम्पेंसेट करेंगे क्योंकि आपका कानूनी अधिकार है, आपकी हम ज़मीन ले रहे हैं, तो आपको एक कम्पेन्सेशन देंगे। इसकी कीमत नहीं, कॉम्पेन्सेशन देंगे। ठीक है? अब आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़रूरी हो जाता है, इसलिए आपको अपनी ज़मीन का अधिकार छोड़ना पड़ेगा। आपको इसके बदले में मुआवज़ा दिया जाएगा, ठीक है? हालाँकि इसमें एक याद रखने की चीज़ ये है कि सरकार अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उचित कानूनी प्रक्रिया द्वारा। ये नहीं कि जो मन में आए सरकार आएगी, आगे कब्ज़ा कर लेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 3 चीज़, एक तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार ना रहकर बन गया कानूनी अधिकार। 300 ए जो नया संशोधन हुआ 1978 में 44वां संविधान संशोधन, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कि यहाँ ये 44वां संशोधन हुआ, ठीक है? 44वां 1978 में, ठीक है? और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले ये एफआर था, ठीक है? पहले ये संपत्ति का अधिकार क्या था? फंडामेंटल राइट था। अब क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है? तो 44वें संविधान संशोधन से, जो कि 1978 में हुआ, उससे स्थिति बदल गई है, ठीक है? अधिग्रहण है, वो कानूनी प्रक्रिया से यानी कि उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी तभी होगा। अदरवाइज़ जो स्टेट है या जो केंद्र सरकार है, वो अपनी मनमर्ज़ी नहीं कर सकती, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज़ आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। आज की क्लास यहीं तक। कल हम करेंगे भाग 13 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? जो कि छोटा-सा ही पार्ट है। आर्टिकल 301 से 307 तक है वो। फिर कल उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर हो सकता है तो मैं कल ही भाग 14 भी शुरू करा दूँगी। वो भी इतना बड़ा नहीं है, तो कल शुरू तो करवा ही सकती हूँ मैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे, ओके? चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।